हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज के इस क्लास में। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। यकीन मानिए इस क्लास का हर एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज के इस क्लास में सबसे पहले एक मोटिवेशन लाइन है और ये बड़ी अच्छी लाइन है। देखो, जो मैदान में हार गया ना वो इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार गया ना वो इंसान नहीं जीत सकता। मतलब उसके जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हमें ना मैदान से जीतें या ना जीतें, लेकिन हमें मन से ज़रूर जीतना है। क्योंकि देखो, जिस तरीके का हम मन बना लेते हैं ना, अगर हमने मन बना लिया है कि भाई हम हार गए हैं, तो हमें हारने में ना हमारा खुद का ही सबसे बड़ा हाथ होगा। और हमने अगर मन बना लिया ना, अगर हम डेली तरीके से, अगर हम मान लीजिए हम डेली एक आईएएस वाली लाइफ जी रहे हैं, तो यकीन मानिए 50% तो आईएएस आप बन चुके हैं। आपको 50% तैयारी और करनी है। तो जिस भी चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के लिए हम प्रिपेयर हैं, तो हमें ना खुद से उसको मन में चीज़ों को रख लेना कि हाँ यार, ये तो मैं हूँ। तो भाई, मन से जीतना जीत है। कहते हैं ना कि मन से हारा हार है और मन से जीते जीत। तो भैया, मन में आपको हारना नहीं है, जीतना है। इसी के साथ चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। इस क्लास में हम डेली 20 सवाल लेते हैं और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और हाँ भाई, जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि क्लास आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और ये क्लास ना आपकी डेली होती है, बस संडे में ऑफ होती है। बाकी पूरे जितने भी क्लास हैं वो सारी आपकी डेली होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स की जो है मेजबानी करने जा रहा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। कौन सा के भाई, कौन सा ऐसा स्टेट है जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो है मेजबानी करेगा? तो ये करेगा आपका बिहार। कौन सा स्टेट करेगा इसकी मेजबानी? इसको होस्ट करेगा बिहार, होस्ट करने वाला है। देखो, ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, हम बात कर रहे हैं इनकी। तो खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करी जाए तो भाई, बिहार इसको जो है होस्ट करेगा 2025 में। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो हैं, एक तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, साथ में खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करें तो इन दोनों की मेजबानी बिहार करेगा। दूसरी बात, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है भारत में स्कूल और जो कॉलेज है ना, इन दोनों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुविषय, यानी कि कॉलेज और स्कूल के छात्र जो हैं उनके द्वारा ये प्रतियोगिता खेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे जो खेलो इंडिया पैरा गेम है, इनकी बात करें तो भाई, इनका टारगेट क्या है? भारत में जो दिव्यांग हैं, यानी कि जो पैरा एथलीट हैं, इनको मजबूत बनाना इसका काम होता है। और दोनों ही सरकारों की जो है खेलो इंडिया पहल का हिस्सा हो जाएंगी। केंद्र सरकार भी होगी और साथ में स्टेट सरकार, यानी कि दोनों की दोनों गवर्नमेंट इसका हिस्सा लेंगे। चलिए अगला सवाल नंबर दो है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? 2008 में, 2010, 2014, 2019। तो ये कब लागू किया गया था? ये 2008 में ये एक्ट आता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात करें तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम ये आता है 2008 में, है ना। तो जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, अगर इसकी बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सेक्टर है। और इसकी बात करें तो ये कब आता है? ये आता है आपका, देखो, 2008 में एक एक्ट आता है, उसके माध्यम से इसको स्थापित किया जाता है। और भारत की एक केंद्र की जो है केंद्र की एजेंसी होगी जो आतंकवाद को रोकने के लिए, यानी कि आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। और भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले जितने भी सभी अपराध हैं, उनकी जांच करने का दायित्व किसको सौंपा जाता है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी को दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर तीन है कि उपासना स्थल विशेष प्रावधान की अगर बात करें तो ये अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था? अच्छा, आप मस्जिद देखते हैं, मंदिर देखते हैं, चर्च देखते हैं, साथ में गुरुद्वारा देखते हैं। तो इन सब की बात करें तो भाई, ये सब मैंने जितने स्थल बताए हैं ये सारे के सारे उपासना स्थल है, जहाँ पे, यानी कि इनको हम ना प्लेस ऑफ वर्शिप कह सकते हैं। तो इनकी बात करें तो भाई, इनके लिए जो है किस वर्ष में इनके लिए एक्ट आया था? 1991, 1991 में, 1994, 1997 या फिर 2000 में। कब आया था?
तो अगर इसकी बात करी जाए ना तो ये आया था 1991 में। कब आया था? 1991 में ये एक्ट आता है। और देखो जो ये आपको प्लेस दिखाई दे रहे हैं ना, प्लेस ऑफ वर्शिप की बात करें तो जैसे मैंने कहा टेम्पल है और चर्च है, साथ में जो भी आपने देखेंगे मस्जिद है, मॉस्क्यू है ना, और साथ में अगर बात करें तो गुरुद्वारा है। ये सारे के सारे हमारे प्लेस ऑफ वर्शिप हैं। और कब आते हैं? 1991 1991 में इनको जो है एक्ट के तहत दिया जाता है। और ये अधिनियमित धार्मिक जो पूजा स्थल है इनकी स्थिति को स्थिर करने के लिए बनाया गया था। जैसे वो 15 अगस्त 1947 को जो है मैं कहूँ कि यहाँ पे एक बात रखी गई, और ये किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण पर जो है रोक लगाता है तथा उनके धार्मिक चरित्र की रख रखाव को भी सुनिश्चित करता है। तो कह सकते हैं कि इनको एक स्थल देने के लिए साथ में इस स्थल को जो प्रोटेक्ट है तो इसको प्रोटेक्ट करना, और भाई इसको जो है सुरक्षा तो देनी है, सुरक्षा तो देनी है, साथ में एक धर्म के लिए एक धार्मिक स्थल की बात करें तो। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है आपका यहाँ पे कि 16वीं शताब्दी की मुगल कालीन जामा मस्जिद उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है जहां अदालत ने हाल ही में सर्वेक्षण का आदेश दिया है? तो उत्तर प्रदेश की जो है जामा मस्जिद की बात कर रहे हैं, तो भाई उत्तर प्रदेश में है, मुगल काल के टाइम पर यह स्थापित हुई थी जामा मस्जिद। और ये किस जिले में है जहां पर अदालत ने कहा है कि इसका सर्वेक्षण किया जाए? ये आगरा में है, अलीगढ़ में है, कानपुर में है या संभल में है? अब अच्छा देखो, एक दिल्ली में जामा मस्जिद है, आपको ना जामा मस्जिद दिल्ली में क्या आपको बहुत जगह जामा मस्जिद आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। जामा मस्जिद देखने के लिए आपको, अगर जामा मस्जिद की बात करें तो ये आपको ना बहुत जगह देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन अभी जो मैंने बात करी कि उत्तर प्रदेश में उस जामा मस्जिद की बात कर रही हूँ जहाँ पर सर्वेक्षण के आदेश दिए गए हैं। तो भाई ये दिए कहाँ पर गए हैं? ये दिए गए हैं आपके संभल में। आपको पता है संभल अभी बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम की चर्चा को लेकर के था, है ना। तो ये मस्जिद है आपकी जामा मस्जिद संभल में। तो ये मस्जिद आप देखेंगे, संभल की बात करें तो ये तो खैर दिल्ली की जामा मस्जिद की पिक्चर है, लेकिन मैं संभल की जामा मस्जिद की बात कर रही हूँ। देखो न्यायालय ने जो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट है, अगर इसकी बात करूं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है संभल जिले में 16वीं शताब्दी की मुगल काल के टाइम की ना जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का जो है आदेश दिया है कि उसकी जांच पड़ताल करो, है ना। दूसरी बात क्या है, इसमें जो इतिहासकार है उनके अनुसार संभल में जो जामा मस्जिद है बाबर के टाइम की बनी हुई है, लगभग 1526 से 1530 के टाइम, यानी कि इस टाइम पर जिस टाइम बाबर शासन कर रहा था 1526 में आता है 1530 तक, है ना। तो इस बीच बाबर ने बहुत सारे युद्ध भी लड़े थे, तो उस टाइम की बनी हुई है, इसके टाइम की बनी हुई मस्जिद है। और इसकी बात करें तो ये जो है अन्य मस्जिदों में पानीपत की मस्जिद और अब जो सी ध्वस्त हो चुकी है उसकी बाबर मस्जिद में शामिल है, यानी कि उस टाइम पे जो पानीपत की मस्जिद है और ये है दोनों लगभग समकालीन मानी जाती है। जो पानीपत की मस्जिद ध्वस्त हो चुकी है और ये है आपकी संभल की मस्जिद जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अगला सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है आपका कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? अब देखो सवाल आसान है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, लेकिन चलिए व्याख्या में इसकी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। इसकी स्थापना 1991 में की गई। 1991 अच्छे 2 बार है, 1997, 2000। चलिए इसकी बात करें तो एक काम करते हैं, चलिए इसका जो है ऑप्शन ये वाला हटा देते हैं, तो आंसर हो जाएगा 1991, आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना। तो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इसकी बात करूँ, इसके अच्छे अध्यक्ष अभी मैंने आपको पढ़ाए थे, आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष कौन हो जाएंगे इसके, बताएंगे आप। तो ये 1991 में ना नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना की जाती है। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है तो इसकी स्थापना 1991 में की जाती है ना। दूसरी बात, चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप देखेंगे ऑप्शन बी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है यहाँ पे इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये जो है व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। अच्छा आप कहोगे कि मैम आपने तो 1991 का एक्ट था, 1991 का एक्ट था,
ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय संविधाओं द्वारा जो है गारंटी अधिकृत, जिन्हें भारतीय न्यायालय के द्वारा लागू भी किया जा सकता है ना, उनके द्वारा इसे जो है गारंटी दी जाती है। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि विंध्यन श्रृंखला की जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो हमें विंध्यन श्रृंखला की चट्टानों के बारे में जो स्टेटमेंट है, इनके बारे में आंसर बताना है। पहली बात तो ये है कि इनका जो निर्माण है ये उथले समुद्रों और नदी घाटियों में तलछट के जमाव से होता है। दूसरी बात यह है कि लाल किला, जामा मस्जिद और सांची स्तूप इसी चट्टान के बने हुए हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कह रहा है कि भैया सही हो जाएगा, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, देखो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो विंध्यन श्रृंखला की चट्टानें हैं, इनका निर्माण उथले समुद्र जो है और नदी घाटी, इनके तलछट यानी कि जो इनका जमाव है उसके द्वारा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि लाल किला, जामा मस्जिद और सांची के स्तूप इन्हीं चट्टानों के जो बने हुए हैं। ठीक है, तो भाई आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, यानी कि जब दोनों बातें सही हैं तो आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगर मैं यहाँ पे आपसे विंध्याचल की चट्टानों की बात करूँ तो देखो यहाँ पे कुछ प्री कैम्ब्रियन युग की हैं, साथ में कुछ गोंडवाना की, साथ में कुछ यहाँ पे डिसन टैम्प की, और यहाँ पे जो ट्रेटियन की। तो जो विंध्याचल की बात करूँ ना, तो जो बीच वाला मिडिल वाला एरिया है ना, ये पूरा ये विंध्याचल की चट्टानों में आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो बीच वाला एरिया है पूरा, ये विंध्याचल की चट्टानों की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अच्छा इसके बारे में है, इसका वो देख लेते हैं व्याख्या, इसकी एक्सप्लेनेशन। देखिए जो विंध्य श्रृंखला है, इन चट्टानों की बात करें तो भैया समुद्र हैं, उथले समुद्र हैं, नदी हैं, इनके जो तलछट होता है इनसे बनी हुई ये चट्टानें हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि इसमें चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, डोलोमाइट, ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। लाल किला, जामा मस्जिद और सांची स्तूप जो हैं इन्हीं चट्टानों से बने हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है कि लघु हिमालय का निर्माण जो हुआ है, तो लघु हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? ये ओलिगोसीन युग में हुआ है। लघु हिमालय का निर्माण कब हुआ? ओलिगोसीन युग में, मायोसीन युग में, या फिर प्लियोसीन युग में, या इनमें से किसी में भी नहीं हुआ। देखिए अगर यहाँ पे लघु हिमालय की बात करी जाए तो इसका जो निर्माण हुआ है इनमें से किसी भी नहीं। देखो आंसर होगा ऑप्शन डी। तो मैडम फिर कब हुआ है? ये जो आप देख रहे हो, अगर बात करें तो ये इंडिया का इतना, आप देखें गुजरात से आगे राजस्थान, राजस्थान हो जाएगा, साथ में यहाँ पे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर इसके ऊपर, और इस तरीके से आप लद्दाख वाले ऊपरी वाले क्षेत्र को देखें तो ये ना हमारा पूरा हिमालय की प्लेटें हैं। ठीक है, ये पूरे की पूरे जो हैं हिमालय की प्लेटें हैं, और इसकी बात कर रहे हैं हम लघु हिमालय की। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ग्रेट हिमालय, है ना, महान हिमालय। इसके नीचे आते हैं हम, तो इसके नीचे आते हैं मध्य हिमालय की बात करें, मध्य हिमालय, या फिर इसको मैं शिवालिक कह सकती हूँ, शिवालिक, ये मध्य हिमालय के नीचे आएगा। इसके नीचे आते हैं हम जो लघु हिमालय हो जाएगा, है ना। तो इसकी बात करें तो ये जो निचला वाला शिवालिक वाली रेंज है, लगभग इससे मिलता जुलता हमारा लघु हिमालय होगा। और अगर इसके निर्माण की बात करूँ ना, तो भाई सबसे लास्ट में इसी का निर्माण हुआ है। सबसे अगर मैं कहूँ कि भाई नवीनतम अगर कोई चट्टानें हैं या नवीनतम हिमालय की बात करें तो लघु हिमालय निचला वाला हिस्सा हो जाएगा, है ना। देखो जो तीसरा काल है इसके दौरान लघु हिमालय का निर्माण हुआ। दूसरी बात, महान हिमालय का निर्माण तो हुआ है ओलिगोसीन में, और जो लघु हिमालय मध्य हिमालय है इसका निर्माण हुआ था मायोसीन युग में। ठीक है, और बाहरी या शिवालिक रेंज की बात करें, जैसे दून और द्वार घाटी जो आती है ना, जैसे आप देखेंगे दून है, या फिर मैं कहूँ कि जो द्वार घाटियाँ हैं, है ना, इनकी बात करें तो ये कब बनी है? ये दोनों की दोनों बनी है आपकी, ये प्लेयोसीन में बनी है। कब? ये बनी है प्लेयोसीन में, और ये शिवालिक रेंज में आती हैं, जो हम हरिद्वार में देखते हैं, देहरादून में, मसूरी में, ये सब प्लेयोसीन में बनी है। और ये किस में आती हैं? ये आती हैं शिवालिक रेंज में। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय में स्थित नहीं होगी? तो चलिए भाई अब बात कर रहे हैं हम ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में इसमें जास्कर रेंज आती है,
कैलाश पर्वत श्रृंखला आती है, पीर पंजाल पर्वतमाला आती है, लद्दाख आती है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? देखो अगर बात करी जाए तो वो कह रहा है कि भैया पर्वत ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय का मतलब अगर इसको मैं पार हिमालय कहूँ ना तब भी ठीक है, इसको या तो ट्रांस हिमालय बोलो या फिर इसको आप बोल सकते हो पार हिमालय, है ना। तो अगर इसकी रेंज की बात करें तो देखो इसमें कौन कौन सी, इसमें कहें जास्कर, कैलाश पर्वत, साथ में लद्दाख। पीर पंजाल जो आती है आपके निचले वाले हिस्से में, ये तो भाई निचला हिस्सा है, ये तो आपका निचला हिस्सा है हिमालय का, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो यहाँ पे मैंने कुछ हिमालय के बारे में बताया है कि हिमालय का जो यहाँ पे हिमालय की बात करें तो आपको जो ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा पूरे का पूरा ये हिमालय की बात करें तो ये जो हिमालय है ये है आपका ट्रांस हिमालय, इसको क्या बोलते हैं, ये आता है ट्रांस हिमालय, है ना। और इसके नीचे वाली जो ये रेंज दिखाई दे रही है आपको, अगर इसकी बात करें तो ये है आपकी यानी कि इन जो हमारी इंडस की बात करें तो इंडस ट्रेस जोन हो जाएगा ये। और इसके नीचे जो ये वाला रेंज दिखाई दे रही है आपको, ये वाली रेंज ये है आपकी अगर बात करें ट्रॉपी हिमालय, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ट्रॉपी हिमालय हो जाएगा। और इसके नीचे जो ग्रे कलर की ये वाली रेंज दिखाई दे रही है जो आपकी जम्मू कश्मीर से होकर के नेपाल हिमालय को पार करते हुए साथ में आपका सिक्किम और सिक्किम के साथ में भूटान और अरुणाचल प्रदेश तक देखो ये रेंज जा रही है। इस रेंज की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी रेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी ग्रेट हिमालय की रेंज। कौन सी है, ये हो जाएगी आपकी ग्रेट हिमालय की रेंज। और इसके नीचे ना आपको एक पट्टी दिखाई दे रही होगी ग्रीन कलर की, अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगी आपकी क्वार्टर रेंज, क्वार्टर हिमालय। और इसके बीच में जो ये वाला हिमालय दिखाई दे रहा है ना आपको, अगर इसकी बात करी जाए तो ये हो जाएगा आपका, मैं कहूँ कि लघु हिमालय, ये इसको कहेगा लूजर हिमालय, ठीक है बिल्कुल। तो इसमें पूछा क्या था आपसे, इसमें पूछा था कि कौन सी पर्वत हिमालय नहीं, पीर पंजाल नहीं होगी। देखिए ट्रांस हिमालय की बात करें तो भाई सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय, इसमें ना आपको जो परतदार चट्टानें दिखाई देंगी और इसमें काराकोरम रेंज दिखाई देगी जिसमें K2, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कृष्णागिरी या K2। लद्दाख और जास्कर और कैलाश पर्वत ये श्रृंखलाएं आपको दिखाई देंगी, आप देखेंगे यहाँ पे, है ना। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो अब जो स्टेटमेंट गलत है ना आपको उसको चुनना है। महान हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है, हिमालय एक टेक्टोनिक पर्वत है, हिमालय एक टेक्टोनिक पर्वत है। देखो अच्छा ये दोनों एक है क्या, ये क्या कह रहा है कि हिमालय एक टेक्टोनिक पर्वत है, दोनों ही मुझे एक से लग रहे हैं। चलिए और इनमें से कोई भी नहीं, सही आंसर क्या होना चाहिए, देखो वो कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर कहें ना कि इनमें से कोई भी ऐसा, देखो पहली बात तो जो है महान हिमालय एक हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है और हिमालय जो है एक टेक्टोनिक पर्वत है, तो मतलब ये दोनों तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं। उसने पूछा कौन सा सही नहीं है, तो भाई इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहली बात महान हिमालय, इसको हिमाद्री या आंतरिक हिमालय कहा जाता है, तो पहला तो स्टेटमेंट सही हो गया। और इसका निर्माण लगभग 7 करोड़ साल पहले हुआ है। हिमालय एक टेक्टोनिक यानी कि मुड़ा हुआ पर्वत है ना, इसको वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत कह सकते हैं। और ये बृहद हिमालय के अंतर्गत एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी, नामचावरवा, ये ऐसी ऐसी सब चोटियाँ इसमें शामिल हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लेह लद्दाख को श्रीनगर कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो इनमें से कौन सा दर्रा है जो लेह लद्दाख को श्रीनगर के साथ यानी कि कश्मीर घाटी के साथ जोड़ेगा। बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, जेलेपला दर्रा या फिर शिवकिला दर्रा। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, देखो जो अगर बात करें ना कि एक तरफ तो आ गया भाई आपका यहाँ पे जो लद्दाख को किससे जोड़े, कश्मीर घाटी से, यानी कि लेह आ गया और लेह किसका जिला हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लद्दाख का, ठीक है। एक तरफ तो आ गया लद्दाख और दूसरी तरफ बात करें तो ये जो कनेक्ट कर रहा है, ये किसको कनेक्ट कर रहा है, ये कर रहा है कश्मीर घाटी को, है ना, ये कर रहा है लेह कर रहा है आपका श्रीनगर को, ठीक है।
अब श्रीनगर की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है भाई, ये पड़ता है आपका कश्मीर में। और इन दोनों को आपस में जो कनेक्ट करता है ना, इस दर्रे की बात करें तो ये हो जाएगा जोजिला दर्रा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका जोजिला दर्रा, ठीक है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ बहुत सारे दर्रे दिए हुए हैं, अगर इनकी बात करें तो कुछ माउंटेन्स पासेस दिए गए हैं। देखो वैसे तो बहुत सारे हैं, आप इनको आराम से वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली जितने भी दर्रे हैं, जितने भी पासेस हैं, जो उत्तरी हिमालय की बात करी जाए तो नॉर्थन हिमालय की बात करें तो नॉर्थन माउंटेन की बात करूँ मैं, है ना, NH नहीं NN। तो नॉर्थन माउंटेन में जितने भी ऐसे पासेस हैं तो वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे इसमें दिए हैं, आप आराम से देख लेंगे। फिलहाल जो मैंने बात करी थी, देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये जोजिला है, ठीक है। आप देखोगे कि ये जोजिला है और ये किस जोजिला, और इसके पास में आप देखोगे जोजिला दर्रा है, इसके बाद में ये बुर्जिल दर्रा हो जाएगा, ये जोजिला दर्रा हो जाएगा ये। और इसकी बात करें तो ये आपका जो है पंसे दर्रा हो जाएगा। और पीर पंजाल की बात करूँ तो ये पीर पंजाल होगा। और इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे बारालाचाला दर्रा, ये हो जाएगा। तो ये सारे के सारे आपको दिखेंगे पासेस दिए हुए हैं, है ना। तो बुर्जिल दर्रा ये महान हिमालय में है, और जो जो POK वाला क्षेत्र है ना, कश्मीर घाटी, उसको आपस में कनेक्ट करता है। दूसरी बात क्या है यहाँ पे, दूसरी बात ये है कि जोजिला दर्रा जास्कर पर्वतमाला में स्थित है, जो लेह लद्दाख को कश्मीर घाटी के साथ जोड़ता है। और साथ में जिलेपला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित हो जाएगा, और सिपकिला जो है ये सतलज नदी पर हो जाएगा। और ये महान हिमालय दर्रा हो जाएगा, जो हिमालय प्रदेश को किसके साथ कनेक्ट करता है, तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। चलो सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 की बात करूँ तो हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष करेगा। देखो हरियाणा जो है अब प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण बना रहा है, यानी कि अगर मैं कहूँ तो भाई एक हरियाणा स्टेट जो है ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना रहा है। अब इस पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो भाई ये इसका गठन कब किया था, 1974 में, 1977, 1980, 1982 में। तो इसका गठन करा था इन्होंने 1974 की बात करूँ तो 1974 में इन्होंने भाई यहाँ पे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया था हरियाणा ने, है ना। देखो तो यहाँ पे कुछ अपील भी हैं। अब ये जो अभी चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि आपको पता होगा जो अक्टूबर का महीना होता है, अक्टूबर साथ में नवंबर, ये दो ऐसे महीने होते हैं जिनमें हरियाणा, आपको पता है जो हरियाणा है ना, हरियाणा वह स्टेट है जो क्या बोलते हैं NCR वाला क्षेत्र है ना, इस NCR वाले क्षेत्र को कनेक्ट करता है ना। यानी कि अगर मैं कहूँ कि जो नेशनल कैपिटल रीजन है तो इस कैपिटल रीजन को कनेक्ट करता है हरियाणा का क्षेत्र, और हरियाणा का जो क्षेत्र कनेक्ट करता है तो हरियाणा में जो लोग हैं इस महीने में भाई पुराल बहुत ज़्यादा जलाते हैं। पुराल जलाना मतलब जो धान के खेत होते हैं, इन धानों के खेतों से धान तो निकाल लेंगे और इसके बाद में जो उसका बाकी जो घास फूस बचती है, पुराल बचती है, उसको खेतों में जला देते हैं, जिससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने जो है इस पर काम किया है, और खेतों में पुराली जो अवशेष है ना, बात करी कि भैया इनको ना जलाएं, इनको जलाने से नुकसान क्या होंगे, बल्कि इसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इनको डिकम्पोज कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से तो यहाँ पे प्रशासन एवं हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो है भाई काम करा है, और इसीलिए चर्चा में भी रहा है, ठीक है। साथ में 2 एकड़ भूमि तक अगर कोई जलाता है तो कितने रुपए प्रति घटना होगी, इसमें ये सब चीज़ें मतलब इसमें बाकायदा दी गई हैं, ठीक है। तो भाई हरियाणा जो है इस राज्य ने जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसका गठन करा था 1974 में, और इसका गठन भारत सरकार के द्वारा जो पारित जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण है ना, अगर बात करें यहाँ पे कि जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ जो पॉल्यूशन है, अगर इसकी बात करें तो ये जो है इसके द्वारा 1974 में, इसके बाद में स्वच्छ जो जल है इसकी स्वच्छता बनाए रखने, साथ में प्रदूषण को कम करने के लिए भी किया गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित होगी।
ये हरियाणा में है, राजस्थान में है, गुजरात में है या फिर दिल्ली में है। तो ये कहाँ पर हो जाएगी, चलिए इसकी बात करते हैं। तो ये कहाँ पर हो जाएगी, ये हो जाएगी भाई आपके राजस्थान में। गुरु शिखर किसकी है भाई, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये हो जाएगी अरावली की, है ना। और ये इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी गुरु शिखर। और गुरु शिखर पे आपको पता है, इस पर आप देखेंगे माउंट आबू, है ना, ये हो जाएगी माउंट आबू। और आपको पता है यहाँ पे एक मंदिर है, तो जो जैन मंदिर हो जाएगा, है ना, माउंट आबू में जैन मंदिर हो जाएगा जो बहुत फेमस मंदिर होगा। आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है राजस्थान में, ये वाला जो मैंने हाईलाइट करा है, यही है आपका गुरु शिखर वाला एरिया। तो गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है जो 1722 मीटर लगभग ऊंची है, और ये राजस्थान में हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सुशासन पुरस्कार योजना 2024 शुरू करी है। तो भाई वो कह रहा है कि गुड गवर्नेंस अवार्ड स्कीम की बात करें 2024, तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू करी है, मध्य प्रदेश ने, हरियाणा ने, हिमाचल प्रदेश ने। इसको जो स्टार्ट करा है ना रिसेंटली, इसको स्टार्ट करा है हरियाणा ने। किसने, हरियाणा सरकार के द्वारा गुड गवर्नेंस अवार्ड जो है इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस स्कीम, देखो सबसे पहले तो इसमें रूल ऑफ लॉ चलेंगे, है ना, साथ में ट्रांसपेरेंसी भी इसमें होगी, साथ साथ में यहाँ पे आप देखेंगे कि जो क्या बोलते हैं, जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो भी इसमें देखी जाएगी, है ना। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे यहाँ पे इफेक्टिवेंस भी होगा, और साथ में जो है इसके बाद में जो इफ़िशियंसी होगी वो भी देखी जाएगी। साथ में यहाँ पे बात करेंगे कि जो इक्वलिटी है और जो इंक्लूसिवेंस है इसको देखेंगे, रेस्पॉन्सिवेंस जो क्या बोलते हैं रेस्पॉन्सिवेंस होंगी इसको भी देखेंगे, है ना। और जो इसमें प्रैक्टिस पेंशन होगी, इन सब चीज़ों को मतलब यहाँ पे देखेंगे। जब ये सब चीज़ें इक्वल निकलती हैं, मतलब इनका जो रेशियो होना चाहिए, जिस तरीके से काम करनी चाहिए वो एक स्तर पे सही काम करती है, तो भैया यहाँ पे हम कह सकते हैं एक गुड गवर्नेंस है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले सवाल को देख। इसमें अच्छा, हरियाणा सरकार ने हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2024 शुरू की है, और इसका उद्देश्य आपसे पूछेगा कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये कि भैया हरियाणा में जो है शासन को बढ़ाने वाले जितने भी नवीन कार्य हैं उनको असाधारण प्रयासों के साथ कर्मचारियों को मान्यता प्रदान करना, और साथ में भाई उनको अवार्ड देना, और शासन में उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए उनको उत्साहित करना, है ना। इसका इनका उद्देश्य हो जाएगा। सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। तो गुड गवर्नेंस डे वैसे कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को, 23 जनवरी, 15 अक्टूबर, 25 दिसंबर। अच्छा एक बात बताओ, 5 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है। तो अगर बात करें विश्व मृदा दिवस की, तो ये कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को। अच्छा 21 दिसंबर की बात करें तो इसको मनाया जाता है विश्व ध्यान दिवस। कौन सा, विश्व ध्यान दिवस की बात करें तो विश्व ध्यान दिवस। अच्छा 25 दिसंबर की बात करें तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे, या सुशासन दिवस की बात करें तो सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। अच्छा 26 दिसंबर को क्या कौन सा दिवस है, वीर बाल दिवस। कौन सा है, वीर बाल दिवस, है ना। और 27 दिसंबर को कौन सा दिवस है, तो इस दिन संक्रमण रोकथाम दिवस मनाया जाता है ना, संक्रमण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए और भी बहुत सारे डे हैं, याद आते रहेंगे, बताती रहूँगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना। चलिए अच्छा आप देखेंगे कि जो गुड गवर्नेंस डे है ना, ये इस बार की बात करें तो ये शुरू होता है, अगर देखें हम 2015 में, और ये APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी है ना, तो अटल बिहारी वाजपेयी का आपको पता है वो ये कहते थे कि भाई मैं रहूँ ना रहूँ, ये देश रहना चाहिए। सरकारों का क्या है, सरकारें तो आती जाती रहेंगी, है ना। तो भाई हम इनकी याद में जो है गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं, और इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये
दिवस जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। चलिए, जो मैंने आपको बता दिया है। अगला सवाल नंबर 15 है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, अगर इसकी बात करी जाए कि नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये बिहार के किस जिले में स्थित है? अच्छा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। भोजपुर, गया, पटना, बेगूसराय। तो ये कहाँ पर है? ये है आपका पटना में बना हुआ है ना। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो अगर बात करें यहाँ पे कि डॉल्फिन की, तो आप देख रहे हैं डॉल्फिन है। अच्छा, डॉल्फिन को आप मुझे बताओ कि हाल फिलहाल में डॉल्फिन को जो है सैटेलाइट लगा करके इनकी काउंटिंग की गई है और इनके बारे में जो है और भी चीज़ें देखी गई हैं। तो ये पहल कहाँ से शुरू हुई थी बताएंगे? देखिए, बुलेट अप अगर एरिया की बात करें तो भाई यहाँ पे ये, अच्छा ये तो कुछ और इसके साथ पे कुछ और भी जो पूरे का पूरा मैं कहूँ कि डॉल्फिन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये देख लेंगे, आगे बात करेंगे इसमें ही। तो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये बिहार के पटना में हो जाएगा और गंगा के पास स्थित हो जाएगा। इसका उद्घाटन 4 मार्च 2024 को किया गया था। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, अमित क्या नाम है उनका, माफ़ करिएगा, क्या नाम था? मैं हूँ, मैं रहूँगा और मैं ही हूँ। अब दिमाग से इतनी बार नाम लिए हैं कि दिमाग से स्किप हो गया है। चलिए छोड़िए। हाँ, अगला सवाल 16 नंबर का। सवाल नंबर 16 है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया? 2015 में, 2018 में, 2020 में, 2022 में। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब आता है? ये आता है 2020 में शुरू किया गया है। अगर बात करेंगे ना कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया है 2020 में। ठीक है, देखो आप देख रहे हो कि जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो ये जो है 10 साल पहले की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग देख लेंगे आप। तो ये 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया था। और क्यों करा गया था? जो डॉल्फिन है, गंगाई डॉल्फिन, इनकी खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है, इसलिए प्रजाति और इसके आवास की सुरक्षा करना और जलीय जीव इसको संरक्षित घोषित किया ताकि इनको जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाए, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? ये है कि भाई वन्यजीव संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया? 1970 में, 72 में, 78 में या फिर 1982 में? तो ये कब लागू किया गया था? ये 1972 में आया था। अगर बात करें ना कि यहाँ पे प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो ये जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये 1972 में लॉन्च किया गया आया था। और अगर यहाँ पे बात करें ना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की, तो ये भाई ये आता है 1972 में। और अगर यहाँ पे देखें तो वैसे तो खैर यहाँ पे देखेंगे ना आपकी पूरी की पूरी सारी चीज़ें दी गई हैं, आप इजीली इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए इस एक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो इसने जो है यहाँ पे यानी कि सॉल कंस्टिट्यूट की बात करें और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसने इसमें बहुत सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट किया है। साथ साथ में आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ों को जो है यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो इंक्लूड जम्मू कश्मीर का जो है, साथ में जो प्रेजेंट दे आर मोर देन 100 नेशनल पार्क जो हैं इसमें साथ में शामिल करे गए हैं और उसके जितने भी एनिमल हैं उनको इसमें प्रोटेक्ट किया गया है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए खैर, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आता है और जितने भी जंगली पशु हैं और पौधे हैं इनकी विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए और इनके बचाव के लिए, साथ में इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है जिससे लोग इसका सेल ना कर सकें, है ना। सवाल नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप की मेजबानी करेगा? बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। कौन करने वाला है? तो भाई ये करने वाला है बिहार। आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बिहार, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे देखो जो क्या बोलते हैं बिहार का जो राजगीर है इसमें जो आप देखेंगे यहाँ पे होस्ट किया गया है मैन का, पुरुषों का एशिया कप जो है, और ये नेक्स्ट ईयर अगर बात करें आफ्टर वुमेन्स एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है ये भी यहाँ पे सक्सेसफुल हुई थी। ठीक है, तो भाई बिहार 2025 में पुरुषों की हॉकी एशिया कप की मेजबानी करेगा और ये वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाइंग इवेंट हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि पुरुष हॉकी एशिया कप का आयोजन 2011 से एशियाई हॉकी महासंघ जो है इसके द्वारा हर साल किया जाता है
जिसमें भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन ये सब टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, है ना। अगला सवाल नंबर 19, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसे गंगा के जो है बाघ के नाम से जाना जाता है। टाइगर ऑफ द गंगास, भाई कौन किसको बोलते हैं? सिल्वर कार्पर मछली को बोलते हैं, गंगा नदी डॉल्फिन को, भारतीय मगरमच्छ को, या गंगा शार्क को। तो ये जो टाइगर ऑफ द गंगास की बात कर रही हूँ तो ये बोला जाता है गंगा डॉल्फिन को। किसको? ये बोला जाता है गंगा डॉल्फिन को। आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा डॉल्फिन को बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो गंगा रिवर है इसके डॉल्फिन की बात करेंगे। अच्छा, ये सवाल आज 2 बार आया है और ये इम्पोर्टेंट है, इसमें सारे फैक्ट, ये जो फैक्ट हैं साथ में जो हैबिटेट्स जो इसके क्या बोलते हैं इसके बारे में जो चीज़ें हैं और इसके जो इसके संरक्षित स्टेटस की बात करें, यानी कि जो इसका प्रोटेक्शन स्टेटस है, ये भी साथ में जो इसके थियरिस्ट हैं ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें गंगा नदी डॉल्फिन की बात करें तो प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका, तो भाई इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा, है ना। और जो है ये आधिकारिक खोज इसकी 1801 में की गई थी और ये केवल स्वच्छ जल में ही रह सकती हैं और अनिवार्य रूप से दृष्टिहीन होती हैं। इनको अंधी मछली भी कहते हैं। अच्छा, इनको सूसू भी कहते हैं, इनको सूसू भी कहते हैं, इनको अंधी मछली भी कहते हैं। और ये एस्ट्रोसोनिक ध्वनियाँ उत्सर्जित करके शिकार करती हैं, जो मछलियाँ अन्य शिकार से टकराती हैं जिसमें वे अपने दिमाग में एक छवि देख पाती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जस्ट इमेजिंग पे काम करती हैं और ये अकेले या छोटे समूह में पाई जाती हैं और आमतौर पर माँ और बच्चा एक साथ यात्रा करते हैं, तैरते हैं, है ना। और जो मादा और नर हैं ये बड़ी होती हैं और हर 2-3 साल में, एक वर्ष में एक बार केवल एक बच्चे को जन्म देती हैं। तो इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है क्योंकि इनकी जनसंख्या इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती है। चलिए, आज का अंतिम सवाल नंबर 20, सुविधा 2.0 ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? बिहार सरकार के द्वारा, भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो सुविधा 2.0 ऐप है इसको भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसने ना इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये है सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप। और काम क्या होगा, देखो ट्रैक कर लेगा किसको, अगर यहाँ पे बात करें तो ट्रैक नॉमिनेशन इसमें होगा, ये ट्रैक नॉमिनेशन स्टेटस होगा। ट्रैक इसमें देखेंगे कि जो परमिशन स्टेटस है वो भी इसमें होगा और इलेक्शन शेड्यूल भी इसमें बताया जाएगा, कब इलेक्शन होगा, कैसे होगा। ठीक है, और जो अपडेट फॉर्म होंगी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, वो भी यहाँ पे दी जाएंगी। ठीक है, तो ये भाई अप्लाई कर दिया गया है और इसकी बात करें तो ये सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप हो जाएगा। और ये ऐप किसने, तो जो भारत निर्वाचन आयोग है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो भाई सुविधा पोर्टल जो है इसको चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये तकनीकी समाधान का उद्देश्य इसका ये कि गणतंत्र और निष्पक्ष आदर्श चुनाव और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के देखरेख में इनको कंप्लीट किया जाए। और पोर्टल का उद्देश्य चुनावों के दौरान जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, साथ में जो उम्मीदवार हैं, इनसे अनुमति और सुविधाओं के लिए अनुरोध सुनिश्चित करें। साथ साथ में जो पहले आओ और पहले पाओ वाले सिद्धांत है, इसके आधार पर अनुरोधों का पारदर्शी रूप से प्राथमिकता देना इसका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।